देखिए, आपको समस्या हो रही थी कि इंग्लिश में जो पढ़ने में आपको समस्या हो रही थी, तो उसको हम हिंदी में समझा रहे हैं। जैसे कल हम आपको बताए थे कि न्यूटन ने जो कूलाम का नियम था कि यदि 2 पॉइंट चार्ज है, मतलब 2 आवेश हैं, मान लीजिए एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, तो यदि इनके बीच का जो दूरी है वो r है, तो इनके बीच कोई बल लगेगा। ये हो सकता है कि वैद्युत बल जो है वो आकर्षण बल का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल का भी हो सकता है। तो दो में से कोई एक बल लगेगा। तो उस बल का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो कुछ इस तरीके से आया था, F = 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 और बटे में था r²। तो देखिए, Q1 और Q2 इनके बीच जो बल लग रहा है वो F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ये जो निकला है फोर्स, ये वैक्यूम के लिए होता है, मतलब निर्वात के लिए है, मतलब उनके बीच कोई माध्यम न रहे तब के लिए है। ठीक है, तो आज जो है इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे देखिए, एक आदमी के शरीर में 10⁻28 की कोटि की संख्या में इलेक्ट्रॉन है। माना किसी कारणवश आप और आपके मित्र 1% इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, तो स्थिर वैद्युत बल की गणना करनी है हमको। मतलब ये है कि जो व्यक्ति है उसके शरीर में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन एक व्यक्ति के शरीर में है और किसी कारणवश 1% इलेक्ट्रॉन खो देता है। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या लिख लेते हैं कुल जो आवेश है। देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कुल जो इलेक्ट्रॉन है, कुल आवेश नहीं, इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन कितना है? 10⁻28 कोटि की है, 28 कोटि के हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं और हमको निकालना है कि कितना जो है बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब है कि कितना स्थिर वैद्युत बल इनके बीच कार्य करेगा यदि किसी कारणवश ये जो है 10⁻⁻² इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। तो इतना इलेक्ट्रॉन खो देते हैं तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बचा आपकी बार? देखिए, हाँ लिख लेते हैं हम। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? यदि हम ऐसे देखें तो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन अपने पास केवल 26 ही आएगा। इतने इलेक्ट्रॉन जो है बचेंगे अपने पास, तो इतना इलेक्ट्रॉन बचा है। अब हमको निकालना है कि इनके बीच कितना बल लग रहा होगा यदि उनके बीच का सेपरेशन दिया 1 मीटर है। मतलब जो दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, माना किसी कारणवश आप और आपके मित्र 1% इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, तो स्थिर वैद्युत बल की गणना कीजिए यदि आप और आपके मित्र के बीच की दूरी 1 मीटर हो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 और बटे में r²। ठीक है, Q1 Q2 बटे में r²। अब देखिए, इसका मान तो फिक्स होता है कि 9 × 10⁻9 होगा, तो हम इसको 9 × 10⁻9 लिख लेते हैं। बाकी Q1 Q2 का मान निकालने के लिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति में इतना ही आवेश होगा, तो यदि Q का मान निकालेंगे तो NE होता है। E का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो N है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और E मतलब होता है आवेश पर कितना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो हमने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। इतना कूलाम होता है आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तो यदि इतने इलेक्ट्रॉन रहें तो उस पर कितना आवेश होगा? तो हम निकाल सकते हैं 10⁻26 इंटू 1.6 गुणे 10⁻⁻19। इसको यदि सॉल्व करें, हम हल करेंगे तो आएगा कुछ इस तरीके से कि 1.6 इंटू 10⁻, यदि हम 19 माइनस करेंगे इसमें से, क्योंकि बेस इक्वल होता है तो जो पावर होते हैं ऐड होते हैं, तो ये प्लस में और ये माइनस में है, तो यहाँ कुछ इस तरीके से आएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 ही आएगा केवल, नहीं 5 नहीं, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचता है, हाँ 7 आएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻7, इसको सॉल्व करते हैं, सब में यही आएगा आवेश। तो 1.6 इंटू 10⁻7, फिर 1.6 इंटू 10⁻, क्योंकि अब आदमी के शरीर में इतना ही आवेश है सबके में, तो बराबर ही होगा
और बटे में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब उनके बीच का जो दूरी है 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ 9 है और यहाँ 1.6 इंटू 1.6। आपको मालूम होगा कि यदि हम 1.6 का 2 बार गुणा करते हैं तो आता है 2.56, मतलब 2.56। तो 9 गुणे 2.56। यहाँ देखिए बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाता है, मतलब घातांक जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ देखिए गुणा करते हैं, 9 छंग 54 होता है, फिर 9 पर 45, 45 में यदि हम 5 ऐड करें तो देखिए 7 और 7 14, और 14 में 9 ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, 9 4 13 23 आएगा। 14 में 9 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। हाँ ठीक है, और यहाँ जो हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छंग 54 हो जाएगा, हासिल हो गया 5। ठीक है, और फिर 9 पर 45 में 5 ऐड करेंगे तो 50 आता है, फिर 9 दूना 18 5 23, मतलब कुछ 23.04 इंटू 10 की घाते 23 इतना आया है, इतना न्यूटन। ठीक है जी, चलिए, तो इतना बल लग रहा है उनके बीच। अब बोला है कि इसकी जो है अपने भार से तुलना कीजिए, तो उसमें दिया है, देखिए लिखा है कि इसकी तुलना अपने भार से कीजिए। मतलब यदि एक आदमी का भार जो है 60 kg है तो उसका जो टोटल भार होगा, भार नहीं दिया है, मतलब आदमी का जो है द्रव्यमान दिया है, इतना जो है ये द्रव्यमान है। ठीक, क्योंकि द्रव्यमान और भार अलग अलग चीज़ होता है। देखिए यदि हम भार इसका निकालें तो हम लिखते हैं WF बराबर mg। भार मतलब वह होता है कि नीचे की तरफ जो है कितना बल लगा रहा है व्यक्ति। तो ये दिया है 60 kg और g की वैल्यू होती है 9.8, तो हम गुणा कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा 6 8 48, फिर 6 9 54 में यदि हम 4 ऐड करें तो आता है 58, तो इतना आ जाएगा, ये भी न्यूटन में ही आएगा। तो देखिए भार इसका लग रहा है 588 न्यूटन, और इनके बीच जो ये वैद्युत बल लग रहा है वो इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको हम मिटाएंगे। देखिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, उसी तरीके का है। ठीक है, इसमें देखिए एक पॉइंट चार्ज, मतलब एक जो बिंदु आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है। इनका जो स्थिति सदिश है मतलब कुछ इस तरीके से है कि एक निर्देशांक ज्यामिति है और इसमें Q1 आवेश जो है इस पॉइंट पर स्थित है 1, 0, 2, और जो Q2 है वो यहाँ पर स्थित है 4, 4, 1। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है कि इनके बीच कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो इनके बीच बल निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो आपको मालूम होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम बता देते हैं, यदि नहीं भी मालूम है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है कुछ, यदि मान लीजिए दो पॉइंट रहे ऐसा x1 y1 z1, ठीक है, और x2 y2 और z2, तो इनके बीच का दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ से हम इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। देखिए क्या आएगा, आएगा यहाँ से 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, 4 चौक के 16, 16 और 9 ऐड करते हैं तो 25 आता है, 25 में 1 ऐड करेंगे तो 26 आएगा। ठीक है, तो ये इनके बीच की दूरी निकल गई। अब हमको निकालना है कि इनके बीच कितना बल लग रहा है। यहाँ देखिए Q1 दिया हुआ है 100 माइक्रोकुलाम, Q2 दिया है 200 माइक्रोकुलाम। तो आपको ये मालूम होगा कि 1 माइक्रोकुलाम में 10 की घाते -6 गुलाम आवेश होते हैं। तो इसको हम कुलाम में चेंज कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10 की घाते 2 इंटू में 10 घाते -4, तो आएगा एक कुछ 10 की घाते -4 गुलाम, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ गुलाम। ठीक है, चलिए, तो D बराबर ही मिल गया हमको, Q1 और Q2 भी मिल गया। तो हमको जो बल निकालना है, तो बल का देखिए फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2
बटे में आर स्क्वायर। तो इसका मान तो होता है 9 गुणे 10 की घाते 9। Q1 Q2 मतलब Q1 बराबर दिया है 10 की घाते -4 और Q2 दिया है इतना। तो 10 की घाते -4 इंटू में 2 गुणे 10 की घाते -4 और बटे में आर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 26 ही लिख लेते हैं। यहाँ देखिए 2 से कट करेंगे इसको तो 13 आएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 9 इंटू, यहाँ देखिए 4 और 4 हो जाएंगे 8 और यहाँ 9 है, तो ये प्लस में और ये माइनस में हो जाएंगे, तो केवल एक तो 10 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 13। इसको गुणा करेंगे तो 90 बटे में 13, इसको कट करें तो देखिए 13 ऐसा कि इसको जो है 5 काट कर लेते हैं, इसको हम जो है डिवाइड करके देख लेते हैं। जाएगा 13 25 65 13 छोटा, तो 13 7 बार में जाएगा, 13 से 91 हो जाएगा, 7 बार में नहीं 6 बार में, 13 6 78 और 6 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, तो इतना न्यूटन फोर्स आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इसमें आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम है इंटेंसिटी, मतलब ऐसे कहें वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक होता है वैद्युत क्षेत्र और एक होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत हो गया, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र वास्तव में क्या होता है। इससे हम वैद्युत बल तो पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र जानते हैं क्या होता है। देखिए कोई भी आवेश हो, ठीक है, कोई भी आवेश हो, उसको यदि मान लीजिए आप वैद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे, या फिर ऐसे मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश है, इसके चारों तरफ इसका खुद का वैद्युत क्षेत्र होता है। मतलब है कि किसी एक आवेश अथवा आवेश समुदाय, जैसे एक आवेश है या फिर ढेर सारा आवेश ले लीजिए, एक आवेश ले लीजिए या फिर इसमें जो है या मतलब बहुत सारा आवेश ले लीजिए। ठीक है, तो एक आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, उसमें यदि मान लीजिए हम किसी अन्य टेस्ट चार्ज को लेकर आए, टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश, ठीक है, मतलब एक कोई आवेश समुदाय है, उसके चारों तरफ यदि हम एक क्षेत्र बन जाता है। अब उस क्षेत्र में हम क्या करते हैं कि एक परीक्षण आवेश मतलब एक टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे, तो इस आवेश में जो आवेश है इस पर कोई ना कोई बल लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा तो प्रतिकर्षण बल। वैसे देखा जाए तो हम लोग इसको हमेशा प्लस में ही लेते हैं, क्योंकि हमने आवेश की प्रॉपर्टी में हमने बताया था कि रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज। मतलब जो है कि रिपल्सन जो प्रतिकर्षण बल जो होता है वो आवेश का सही परीक्षण होता है, किसी पदार्थ में आवेश है या नहीं है, उसका सही परीक्षण करने के लिए प्रतिकर्षण ही उपयुक्त मतलब साधन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको जब पास लेकर आएंगे, इसको प्लस लेते हैं, अभी प्लस में है तो प्रतिकर्षण ही होगा, तो इनके बीच एक बल लगने लगता है, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो जहाँ तक बल लगेगा, जहाँ तक इसका क्षेत्र होगा और जिस क्षेत्र में कहीं भी लेकर आएंगे तो जहाँ बल लगेगा तो इस क्षेत्र को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि यदि कोई भी एक आवेश है या फिर आवेश समुदाय है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है। उस क्षेत्र में यदि हम किसी अन्य आवेश को लेकर आएंगे तो उस आवेश पर कोई ना कोई बल लगेगा। ठीक है, वैसे देखा जाता है तो हम दोनों आवेश को प्लस में ही लेते हैं। तो यदि इसको पास में लेकर आएंगे तो प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल लगने का मतलब हुआ कि जहाँ तक लगेगा प्रतिकर्षण बल उसका वहाँ तक क्षेत्र होगा, तो इस क्षेत्र को ही हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब बाकी बारी आती है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है। तो देखिए जैसे इस आवेश समुदाय का क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र, आपको समझ में आया कि वैद्युत क्षेत्र ही होता है कि कोई एक आवेश है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है और उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इस वैद्युत क्षेत्र में यदि मान लीजिए कि किसी भी बिंदु पर हम एक पॉइंट चार्ज को रखें, मतलब इस वैद्युत क्षेत्र का आवेश है, मतलब ये क्या करेगा, एक वैद्युत क्षेत्र अपना फैला दिया, मतलब यहाँ पर बल कुछ और लग रहा होगा, यहाँ पर बल कुछ और लग रहा होगा इस क्षेत्र के कारण, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है तो बल तो लगेगा ही, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि दो आवेश कहीं रखे जाते हैं तो इनके बीच बल लगेगा। तो हमने एक आवेश समुदाय यहाँ पे रखा और एक आवेश यहाँ लेकर आएंगे तो इनके बीच बल लगेगा। अब कोई भी बल हो सकता है, आकर्षण हो प्रतिकर्षण हो। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए कि किसी पॉइंट पर हम एक चार्ज को लेकर आते हैं तो इसमें बल लगने लगता है।
ठीक है। तो इस यदि मान लीजिए कि जो हम परीक्षण आवेश ला रहे हैं, परीक्षण आवेश इसलिए बोला जाता है, आपको बता दें कि परीक्षण आवेश मतलब इतना छोटा आवेश होता है ना कि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, मतलब इसका खुद का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। क्योंकि यदि मान लीजिए कि यदि इसका भी वैद्युत क्षेत्र होता तो ये क्या करता है कि इसको पास में लाने पर इसमें डिसबैलेंस होने लगता है, मतलब इसके वैद्युत क्षेत्र और इसके वैद्युत क्षेत्र में कुछ इंटरेक्शन होने लगता है। तो हमें क्या करना है कि टेस्ट चार्ज लेकर आना, परीक्षण आवेश, और इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि इसके वैद्युत क्षेत्र से इसके वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। नहीं तो हमको क्या करना होगा कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी कि इसके वैद्युत क्षेत्र निकालना, फिर इसका वैद्युत क्षेत्र। तो हम इसको पहले से ही कम कर लेते हैं ताकि इसके वैद्युत क्षेत्र से इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब हम इसको पास लेकर आएंगे यहाँ पर, तो मान लेते हैं कि यूनिट चार्ज है, ठीक है। तो इस यूनिट चार्ज को जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो इस चार्ज द्वारा, मतलब इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, इसमें वैद्युत क्षेत्र द्वारा इस पर बल लगेगा, कुछ भी बल लग सकता है। तो मान लेते हैं कि यह बल लगता है, तो उसकी जो उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो क्या होता है कि एक यूनिट आवेश पर, मतलब एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में आप एक आवेश को लेकर जाते हैं, तो उस एकांक आवेश के कारण उस पर जो बल लगता है उसी को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एकांक आवेश, यदि मान लीजिए हम Q0 बराबर रख लेते हैं 1, तो E बराबर आएगा क्या, F ही आएगा ना। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी वैद्युत, या मान लीजिए कि हम आवेश यहाँ पर ले गए तो इसका बल इतना आया है, यदि इस आवेश को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो इसका बल कुछ और हो सकता है, यहाँ पर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह ये आवेश लगाता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये आवेश नहीं, मतलब कहने का मतलब हर जगह बल डिफरेंट हो सकता है, हर जगह इक्वल नहीं होगा कि E बराबर F/Q0 हर जगह बराबर ही है, ये भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि डिस्टेंस बहुत मायने रखता है कि कितनी दूर पर आवेश ले जा रहे हैं हम, ठीक है। तो जो बल लगता है इस आवेश को लाने पर, तो आवेश पर बल ये आवेश नहीं लगाता, बल्कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी उत्पन्न हुई है वो लगाता है कि बल कितना लग रहा है। E बराबर F/Q0 होता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये तो इंटेंसिटी था। अब यदि मान लीजिए कि हमें निकालना हो कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो उसको भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाना होगा। देखिए, अब हम लोग ज्ञात करते हैं, मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है। यहाँ से कुछ दूरी पर मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो है r, ठीक है। दूरी यहाँ से यहाँ तक r है। तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें पहले क्या करना होगा कि यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। परीक्षण आवेश का मतलब एक टेस्ट चार्ज बहुत छोटा आवेश होता है, और इतना छोटा होता है कि इसका खुद का जो है वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो ये जो है इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई डिस्टर्बेंस, मतलब कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे कि हमको तो मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है F/Q0, मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को ले जाने पर जो उस पर बल लगता है उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखिए, एक आवेश Q हो गया और एक आवेश Q0 हो गया, और इनके बीच की जो दूरी है वो है r है, r है। तो इनके बीच जो बल लगता है वो हम देख लेते हैं। बल लगेगा F बराबर, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर F बराबर हो जाएगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q0 और बटे में r², ठीक है। ये तो बल निकला है। अब यदि मान लीजिए हमको ज्ञात करना हो कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो E बराबर देखिए हो जाएगा F, और जो टेस्ट चार्ज है मतलब परीक्षण आवेश है उससे भाग दे देते हैं हम लोग। तो यदि भाग देंगे तो Q0 तो कट जाएगा, तो बराबर आएगा 1/4πε0 और Q बटे में r²। तो किसी बिंदु आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q बटे में r², ठीक है। तो ये निकल गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है।
कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ये तो बिंदु आवेश काल हमने निकाला है। अब मान लीजिए कि जो है हमारे पास एक कुछ इस टाइप का है, एक सर्कुलर आर्क है, मतलब वृत्ताकार चाप है, एक ऐसा कुछ वृत्ताकार चाप है, और इसके कारण हमको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि निकालने आ जाएगा तो न्यूमेरिकल मतलब इसका जो आंकिक प्रश्न है वो तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस पे जो है आवेश एक समान रूप से वितरित हैं। ठीक है, एक समान रूप से वितरित हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ से जो है एक एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कोण समद्विभाजक है। ऐसे हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, कोण समद्विभाजक का मतलब समझते हैं। मान लेते हैं कि यदि पूरा थीटा है, यदि ये पूरा थीटा है तो ए वाला हो जाएगा कितना, थीटा बटे में 2, और ए वाला भी उतना ही होगा, थीटा बटे में 2, क्योंकि कोण समद्विभाजक का मतलब ये होता है कि 2 बराबर भागों में बांटना है कोण को। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ से फाई मतलब एक कोण है फाई कोण पर एक छोटा सा जो अल्पांश लेते हैं, छोटा सा अल्पांश, मतलब इनके बीच कोण मान लेते हैं डी फाई है, डी फाई। ठीक है, इनके बीच एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, डी क्यू है। ठीक है, चार्ज कितना है, डी क्यू है। तो आपको मालूम होगा कि एक रैखिक आवेश वितरण का जो फार्मूला होता है, रैखिक आवेश घनत्व, तो रैखिक आवेश घनत्व को हम लिखते हैं लैम्डा बराबर में क्यू बटे में यल। ठीक है, क्यू बटे में यल लिखते हैं। तो क्यू बटे में यल, अब मान लीजिए, चलिए अच्छा ठीक है, क्यू बटे में यल हो गया। हम मान लेते हैं कि ये जो है यल है, तो यहाँ से यदि हम निकालेंगे क्यू का मान तो हो जाएगा डी क्यू मान लेते हैं, क्योंकि अल्पांश से काफ़ी छोटा होगा, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू में यल मान लेते हैं, जो है इसकी लंबाई जो है कोण बराबर, आप लोग ऐसे देख लीजिए ना कि यदि मान लीजिए हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, ए डी फाई है। ठीक है, अब यदि हमें इसके बीच की दूरी निकालनी है कि इसकी दूरी कितनी होगी, तो आप एक चीज़ जानते हैं, कोण बराबर हम लिखते हैं चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ से देखिए, यदि हमको इसका मान निकालना, मतलब ये चाप है छोटा सा, तो इसका मान हमको निकालना है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका मान कितना आएगा। देखिए, कोण इंटू में हो जाएगा त्रिज्या, तो कोण हम लिख लेते हैं, कोण हमने माना कितना, डी फाई है, तो डी फाई कोण हो जाएगा, इंटू त्रिज्या हमने माना है, इसका मान लेते हैं, इसकी रेडियस है कैपिटल आर है, तो हो जाएगा डी फाई इंटू में आर। ठीक है, तो ये चाप निकल गया, इतना है। ठीक है, और इस पर आवेश जो है, चाप यानी लंबाई इसकी जो है, इसकी लंबाई जो है मिल गया आपको इतना। ठीक है, अब यहाँ से हम रैखिक आवेश घनत्व तो निकाल सकते हैं, लैम्डा बराबर होता है डी क्यू, क्योंकि इतना ही हमें लेना है तो आवेश उतना ही लेना पड़ेगा डी क्यू, और बटे में लेना पड़ेगा हमें इसकी लेंथ, तो लेंथ है डी फाई इंटू में आर है, तो डी फाई इंटू में आर लिख लेते हैं हम। अब डी क्यू का मान जब निकालेंगे यहाँ से तो हो जाएगा लैम्डा इंटू में डी फाई इंटू में आर। ठीक है, तो ये हमने आवेश निकाल लिया। अब देखिए, ये तो आवेश हो गया। अब इस अल्पांश के कारण जो बल लगेगा, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर हमने रख दिया परीक्षण आवेश, या परीक्षण आवेश ना रखें तो अभी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो मालूम होगी कितना होता है। तो देखिए, इसको हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं ना, मतलब एक फाई एंगल यदि मान लीजिए, तो इसको यदि हम इधर बढ़ाएं तो यदि ये फाई है तो ये भी फाई ही होगा, यदि ये एंगल फाई है तो ये भी फाई होगा। अब क्या कर सकते हैं, इसके 2 घटक हम 2 घटक में वियोजित करेंगे, मतलब एक लंबवत घटक और एक क्षैतिज घटक। ठीक है, तो देखिए, थीटा के सामने जो होता है उसको हम लिखते हैं, हो जाएगा डी ई कास फाई, और इधर लेंगे तो डी ई साइन फाई, मतलब फाई के अपोजिट जो लेते हैं उसको साइन में लेते हैं, साइन फाई, और जो थीटा के सामने होता है उसको लेते हैं कास फाई। अब यहाँ देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिया है वैसा यहाँ भी तो ले सकते हैं ना। ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर एंगल हो गया फाई, यदि ये फाई है तो ये भी फाई मान लेते हैं, और यहाँ भी हम उतना ही अल्पांश लेते हैं डी फाई का, डी फाई। ठीक है, तो यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे ना, इधर भी आएगा डी ई, ऐसा लेंगे तो यहाँ भी फाई हो जाएगा, इसको भी 2 घटक में विभाजित करेंगे तो डी ई साइन फाई हो जाएगा, और एक इधर आएगा डी ई कास फाई,
तो अब यहाँ देखिए डी ई साइन फाई ये जो है अपोजिट हो जाएंगे और बराबर हैं, तो एक दूसरे को काट देते हैं। अब बचता है केवल डी ई कॉस फाई। तो इसी से हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे कि पूरे इस चाप के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका टोटल जो वैद्युत क्षेत्र आएगा ई बराबर, तो फार्मूले से देखते हैं एक इस आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र आएगा। तो ये तो जानते हैं के लिखते हैं हम लोग क्यू और बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। आर जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमने उसको लिया। अब यहाँ देखिए इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। डी क्यू का मान तो हमने निकाल लिया, कहाँ है डी क्यू, देखिए यहाँ जो लिखा है डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू में डी फाई इंटू में आर, ठीक है। तो हो जाएगा लैम्डा, यहाँ लिख लेते हैं के हो जाएगा, डी क्यू का मान हम लिख लेते हैं लैम्डा, ठीक है, डी फाई इंटू में कैपिटल आर और बटे में आर स्क्वायर। एक चीज़ और है, यहाँ देखिए हमें क्या लेना है डी ई कॉस फाई, ठीक है। तो डी ई कॉस फाई लेना है, तो हमें पूरा डी लेना है, तो डी यहाँ कॉस फाई लिख लेते हैं, कॉस फाई। अब ठीक है, चलिए यहाँ देखिए जो कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेंगे। एक बात आपको बता दें हम कि यहाँ देखिए ये सर्कुलर आर्क है, मतलब वृत्ताकार चाप है, तो इसकी त्रिज्या कभी चेंज नहीं होगी। तो आर तो कांस्टेंट हो गया, मतलब कभी चेंज नहीं होगा। कॉस फाई जो है, कॉस फाई भी देखेंगे तो ये भी कांस्टेंट मतलब अचर ही है, मतलब चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने फाई मान लिया एक बार, तो फाई कभी चेंज नहीं हो सकता। इसमें केवल आवेश का जो वितरण है वही चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, नहीं ये जो फाई है इसको हम चेंज कर सकते हैं, फाई चेंज हो सकता है, फाई वेरिएबल है, आर वेरिएबल नहीं है, ठीक है। और के तो कांस्टेंट पहले से ही रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसका समाकलन करेंगे तो पूरा जो है मिल जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है इस पॉइंट पर। तो इसका समाकलन कर लेते हैं, के हो जाएगा लैम्डा डी फाई आर और बटे में हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू में कॉस फाई, ठीक है। तो देखिए आर के लैम्डा और आर स्क्वायर इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और इसका लिमिट हो जाएगा 2 से गुणा कर लेते हैं, पूरे का निकल जाएगा, इधर का भी और इधर का भी। तो यहाँ 2 से हम गुणा कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा। और लेना हमें कहाँ से, θ/2 तक। देखिए यहाँ से θ/2 तक यहाँ तक हो जाएगा, और 2 से गुणा कर देंगे तो पूरा मिल जाएगा, ठीक है, इधर का भी और इधर का भी। तो वही हमने 2 से गुणा कर दिया यहाँ पर। और के लैम्डा आर और बटे में आर स्क्वायर, इसको पूरा हमने कॉमन किया। अब यहाँ देखिए जो बचता है उसको लिख लेते हैं, कॉस फाई बचा है और डी फाई बचा है। 0 से कहाँ तक हमें ले जाना है, θ/2 तक। तो देखिए के आर से एक ठो आर कट जाएगा, के लैम्डा बटे में हो जाएगा आर, ठीक है, कॉस फाई डी फाई। तो कॉस फाई का जो समाकलन होता है ये होता है साइन फाई, ठीक है। और 0 से हमें कितना लेना है, θ/2 तक ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो के लैम्डा बटे में हो जाएगा आर साइन फाई, मतलब फाई की जगह पर θ/2 रखना हमें, तो हो जाएगा साइन θ/2, ठीक है। तो ये निकल गया के लैम्डा इंटू साइन θ/2 और बटे में आर, ये निकल गया इस आर्क, मतलब ये जो चाप है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। अब देखिए लैम्डा का मान हम फिर से रख सकते हैं पूरे आवेश के कारण। यदि लिखें लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई टोटल लंबाई यदि एल है, तो एल रखेंगे तो यहाँ पर लैम्डा हट जाएगा, ठीक है, बाकी वैसे लिख देंगे। तो ई बराबर आ गया इतना। और एक चीज़ और है कि यदि मान लीजिए कि थीटा का मान हम बढ़ाते रहें का मतलब समझते हैं कि जैसे θ/2 हम क्या करते हैं कि एक जो है क्वार्टर मतलब चतुर्थांश ले लेते हैं। चतुर्थांश जानते हैं आप लोग कि कुछ इस टाइप का हो जाए। तो यदि कोण हम 90 डिग्री का करते हैं, 90 अंश ये वाला, तो ये एंगल हो जाएगा 45। तो यहाँ से थीटा का मान केवल 45 ही रख देंगे तो भी निकल जाएगा कि इसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, ठीक। चलिए तो देखिए हम बता रहे थे कि यदि मान लीजिए कि ये एक चतुर्थांश में यदि आप लेते हैं तो चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, और 90 डिग्री कोण में हम यदि इसका हाफ बाइसेक्टर करें, मतलब आधा भागों में डिवाइड करें, तो थीटा का मान 45 होगा। यहाँ थीटा का मान 45 रख देंगे, मतलब आधा पहले से है, 90 रखेंगे तो 45 हो जाएगा, तो आ जाएगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल देखेंगे।